गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का जोरदार स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप लोग के लिए जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं अपने, तो बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं और उसकी डेट शीट भी आ गई है। तो बच्चों, मैं आपको मैथमेटिक्स में जो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए मैं प्रीवियस ईयर 2025 के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं और एक पेपर है आपका जो आया था, उसी से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और आप बहुत ही अच्छे से इसको देखिएगा। और मैं आपको MCQ क्वेश्चन जो होते हैं उसके मैं बहुत ही आसान ट्रिक सिखाऊंगा और आप इसको फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के दीपक सर स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, आपके स्क्रीन पर अब प्रकट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1 और ये 2025 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है, देखिए इसमें कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k सच दैट अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/3 देन द वैल्यू ऑफ k। अब इस क्वेश्चन में हमको सपोज कर लो कि क्या निकालना है, हमको निकालना है बच्चों k की वैल्यू। अब k की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं तो देखिए वो कैसे निकलेगा। देखिए हम यहाँ पर जो पॉलिनोमियल का मेरा स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो इसमें सम ऑफ जीरोस का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ b अपॉन a। तो तुरंत आप क्या करेंगे, देखिए MCQ क्वेश्चन को करने के लिए हमको शॉर्ट ट्रिक ही लगाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करूंगा ना। जो बच्चे जिनको फॉर्मूला भी नहीं आता है, तो आप जानते हैं कि दीपक सर हमेशा से इस तरह का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम आपको एकदम स्टार्टिंग से जो बेसिक होता है, हम आपको बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं जिससे कि हमारे सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो देखिए यहाँ जो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है वो -b अपॉन a होती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बच्चों आ रही है, तो b की वैल्यू देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू +6 है और c की वैल्यू k है। तो आप यहीं से a, b और c यहाँ लिख लो और देखो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 6 है तो 6 लिख लो भाई, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा -2। ओके, अब सम ऑफ ये हो गया जीरोस का वैल्यू। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना होता है, c अपॉन a होता है, और c की वैल्यू देखिए कितनी है, यहाँ पर k है तो k पुट कर दीजिए, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू k अपॉन 3 है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है। तो अब आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है बच्चों अल्फा प्लस बीटा, यहीं से अगर हम स्टार्ट कर दें इसको सॉल्व करना, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, -2, तो -2 हो गया, और प्लस यहां से देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, वो है k अपॉन 3, तो आप यहां से k अपॉन 3 पुट कर दीजिए, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ है -2 अपॉन 3। अब देखिए जब ये -2 अपॉन 3 आ गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो k अपॉन 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 अपॉन 3 और +2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 - 2, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो k = 4 अगर यहाँ पर आता है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, D। तो आंसर D विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से देखिए जो ये क्वेश्चन आया है, हमने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की है ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ x = 1 एंड y = 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए अब ये क्वेश्चन जो आया है वो आया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर आप पढ़े होंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का
जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है बच्चों ax प्लस बी वाई और प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड वेरिएबल यहाँ x और y होता है और a b c आर दी कांस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसी इक्वेशन में अब इसमें कह रहा है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। देखिए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इट मींस ये दोनों इक्वेशन जो होंगे वो एक दूसरे को कट करेंगे और ये लाइन होते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो हो गया हमारा 1,2। इट मींस x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू को आसानी से पुट कर देंगे। देखिए अब जब इसको हम पुट करेंगे बच्चों तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ दे रखा है हमारा 2x माइनस 3y। तो आप यहीं पर MCQ क्वेश्चन है तो पुट कर दीजिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 और फिर माइनस 3y, y की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है और प्लस ए है इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए ये आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू अगर करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 2 4 नेगेटिव 4 और साइड चेंज करेंगे तो अब ये 4 आ जाएगा। ओके, अब सेकंड इक्वेशन में भी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू आप 2 पुट कर दीजिए। इसको जब आप पुट करेंगे तो 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन में 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, y की वैल्यू 2 दी हुई है और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों b है, साइड चेंज कर दीजिए। तो b इक्वल टू कितना आ गया, b की वैल्यू आ गई 6 प्लस 2 8। तो b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 4 है। तो आप खुद ही देख लो यहां से b की वैल्यू डबल है a से, तो b इक्वल टू 2a हो गया। तो जब b इक्वल टू 2a हो गया तो b इक्वल टू 2a ऑप्शन नंबर यहां पर बन रहा है b। तो इस तरीके से हम लोग कह देंगे कि मेरा जो ऑप्शन आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, इसका b आ जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से हमने देखिए दो क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। अब चलिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा बच्चे अगर गाना सुन लें तो और इंटरेस्ट आ जाता है। तो अब गाना भी बीच बीच में हम लोग गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे और आप भी गुनगुनाते रहिए भाई। तो चलिए अब किस क्वेश्चन का इंतजार था हमें, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाइज ऑन। देखिए सबसे पहले यहां पर कहानी किसकी आती है, मिड पॉइंट की। आप जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स अगर होते हैं कहीं पर, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ये अपनी आंख मत समझ लेना बच्चों, ये पॉइंट है, इन दोनों को मिला देते हैं भाई तो ये हमारा लाइन बनता है और इसका जो मिड पॉइंट होता है वो ये होता है। और आप जानते हैं कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर हम लोग याद करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जानते हैं कि ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और जो y की वैल्यू होती है अगर ये इसका मिड पॉइंट x, y होता है तो x और y की वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू होती है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ x1 की वैल्यू क्या हो गई, देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आप समझ लो ये x1 y1 है और ये है हमारा x2 y2। और एक बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों एग्जाम में कि MCQ क्वेश्चन के लिए लॉन्ग मेथड बिल्कुल नहीं यूज करिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए इतना लिख रहा हूं और नहीं तो आपको इतना लिखना ही नहीं है। इसका क्वेश्चन जो बच्चे थोड़े स्मार्ट हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी मैं शॉर्टकट जानता हूं इसका। आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए मिड पॉइंट में आप जानते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। जब आप x1 प्लस x2 को प्लस कर देंगे तो -4 में 4 को प्लस करेंगे तो आएगा 0। अगर x की वैल्यू 0 आ गई और देखिए यहां पर y1 प्लस y2 आ रहा है 11 अपॉन 2 आ रहा है, तो 6 और 5 11 हो गया और ये 11 अपॉन 2 आ गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम लोग जब x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यही आने वाली है। अब आप जानते हैं कि जब यहां पर एब्सिसा की वैल्यू 0 होती है
तो ये पॉइंट हमेशा लाई करता है कहाँ बच्चों, वाई एक्सिस पर। तो अगर कोई पॉइंट में x की वैल्यू 0 होती है तो वो y एक्सिस पर लाई करता है, और जब y की वैल्यू 0 होती है तो वो x एक्सिस पर लाई करता है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो आएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन देखिए आता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री का ही इंतजार था भाई, इंतजार हो गया खत्म अब। तो इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करो, और दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए ये क्या है, हमारा एक इक्वेशन है और इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो जो अननोन रहता है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम यहाँ से बात करते हैं साइन थीटा की, तो देखिए 9 में से 7 को आप माइनस करिए, कितना आएगा 2 आएगा, और ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। और साइन के कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है भाई, 30 डिग्री का। देखिए कितना एकदम बटर फ्लो वाला यहाँ पर आंसर आया है मेरा, और थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम टिक लगा देंगे बी ऑप्शन में, तो 30 डिग्री इसका आंसर आएगा। और बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आसान लगता है, झूठ बोल रहे हैं क्या भाई, आसान नहीं है चलो कोई बात नहीं है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ऐसे हम लोग हंसते हंसते फट जाए बस्ते, कॉपी हुई गिरती रहे, 0 मिले या 1 बदलेंगे ना हम, टीचर चाहे बदलते रहे। तो उन बच्चों के लिए भी एक मैसेज है मेरा कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, दीपक सर अपने वही है और सारे क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर देंगे और बहुत ही अच्छे ट्रिक से। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने में क्या प्रॉब्लम है भाई, देखो यहां पर दे रखा है tan स्क्वायर, इसको कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, इसको भाई tan स्क्वायर ही रहने दो, माइनस। अब हमारे सारे बच्चे जानते हैं कि sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो 1/cos दे रखा है तो इसको भाई sec लिख दो। तो sec थीटा जब लिखोगे तो 1 sec थीटा यहां मल्टीप्लाई में है, तो sec थीटा इंटू sec थीटा को बोलते हैं sec स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं यहां से अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आता है। ये सब हम लोग मन में ही सोच लिया करते हैं, लेकिन हमें सब बच्चों का ध्यान देना है। तो ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज द सेकेंड आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकेंड आइडेंटिटी होता है, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो ये कितना आ गया, -1। तो -1 देखिए ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन जो हैं उसमें 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर ले गए हैं। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। हमने आपको अपने प्रीवियस जो वीडियो था हमारा चैप्टर 1 का क्लास 10th के लिए हमने यहाँ बनाया था, आप मेरे जाकर चैनल पे इसको देख लीजिएगा या प्लेलिस्ट में जाइएगा क्लास 10th के, उसमें मैंने आपको समझाया था कि चैप्टर नंबर 1 से एक एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित ही आता है। ओके, तो देखिए ये उसी सीक्वेंस में है। तो यहाँ देखिए एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है और एलसीएम की वैल्यू दी हुई है। आपको मैं अच्छे से बता दूं कि क्लास 4th में एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट है इस समय, और क्लास 4 के बच्चे भी एलसीएम एचसीएफ निकालना जानते हैं। लेकिन अगर हमारे बड़े बच्चे जो 10th में आ गए हैं, अगर वो एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं जानते हैं, तो मैं कितना भी ट्रिक सिखा दूंगा, आपके ये एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो हमको बहुत तेज नहीं चलना है, हमको सारे बच्चों का ध्यान देना है। जिन बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ निकालने अभी तक नहीं आता है या वो बच्चे भूल चुके हैं, तो वो फिर से याद कर लें वो कैसे होता है, ये समझ लीजिए। देखिए मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अगर हमको किसी क्वेश्चन में आ गया कि हमको उसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, देखिए
इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि यम क्या है वो एचसीएफ है और एन क्या है एलसीएम है, और जब तक हम यहाँ एन और एम की वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक हमारा आंसर आने वाला बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ को हम लोग कहते क्या है, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये तो एक लैंग्वेज हो गई मैथमेटिक्स वाली, लेकिन अगर हम इसको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें तो ऐसा नंबर जो मैक्सिमम नंबर है, मतलब हम ऐसा एक मैक्सिमम नंबर सोचें जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको वो डिवाइड कर दे। ओके, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, मतलब दोनों ही नंबर को 98 को और 28 दोनों को ही ये क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, पहले 98 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 98 को ब्रेक करेंगे तो आप जानते हैं 7 इंटू 7 इंटू आता है 2। ओके, और अगर हम 28 को ब्रेक करते हैं बच्चों तो ये आता है हमारा 7 इंटू 4, 7 इंटू 2 इंटू 2 आ जाता है। चलो, तो यहां से आप देख रहे हो कि 7 7 दोनों में कॉमन है और 2 दोनों में कॉमन है। इट मीन्स इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना बनेगा, 14। तो एचसीएफ की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चों, 14 आ गई। अब 14 किसकी वैल्यू दी हुई है, यम की वैल्यू दी हुई है। अब अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम में क्या होता है कि बहुत ही इसका आसान ट्रिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, और वो ये है कि अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है किसी क्वेश्चन में, तो आपने दोनों को यहां पर फैक्टराइज कर दिया है। अब फैक्टराइज तो कर दिया है यहां से भाई, अब फैक्टराइजेशन के बाद आप करेंगे क्या, यहां से दोनों को मिला करके हम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होगा कि ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ओके, तो ये इसका मतलब हो गया कि ये नंबर हमेशा सबसे बड़े नंबर के इक्वल आएगा या तो उससे ज्यादा ही आएगा। तो देखिए 98 28 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब 98 तो पॉसिबल है नहीं, तो 98 का मल्टीपल ही एलसीएम में आएगा। ये ट्रिक मैं बता दे रहा हूं। अगर दो नंबर दिया हुआ है और दो नंबर में अगर जो लार्जर नंबर है अगर वो एलसीएम नहीं है, आप चेक कैसे करेंगे, 28 से 98 डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स 98 का जो मल्टीपल होगा वही नंबर होगा इसका एलसीएम। तो 98 टूजा अगर आप करेंगे, देखिए वैसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, तो 98 टूजा अगर करेंगे तो ये 196 आ जाएगा। और अगर यहां से करना चाहेंगे तो ये पहले पूरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 7 इंटू 7, 2 बार 7 7 है भाई, और ज्यादा बार जो आएगा 2 इंटू 2 2 बार आता है ये। तो देखिए यहाँ कितना आ गया, 49 टूजा 98 और 98 टूजा 196। तो 196 इसका क्या आ गया बच्चों, वो आ गया एलसीएम। तो बस दोनों की वैल्यू फटाफट पुट कर दीजिए और आंसर आपके सामने है। तो आप यहां से पुट कर दीजिए फट से। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चों, 196 आ गई। अब इसमें पुट करो तो 196 n की वैल्यू हो गई और 7 इंटू यम की वैल्यू कितनी हो गई, 14 हो गई। तो 196 में से आप 98 को माइनस करेंगे तो फिर से ये 98 ही आ जाएगा। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चों, सी बनेगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ का भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अब ये थोड़ा सा सर्कल चैप्टर से आ गया। tangents drawn at the extremities of the diameter of a circle are always, देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा है हमें। इसमें ये कह रहा है कि एक अगर सर्कल है, ओके, तो आप पहले फट से अपना एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, एक रफ में सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। अब इसमें डायमीटर कोई भी आप लेंगे सेंटर से जाएगा, ये इसका डायमीटर हो गया। और डायमीटर के जो एक्सट्रीमाइट्स होते हैं इट मीन्स एंड पॉइंट, तो एक एंड पॉइंट इसका ये हो गया और एक एंड पॉइंट ये हो गया। और यहां से कह रहा है टेंजेंट ड्रा करो। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो सर्कल के किसी पॉइंट को टच करता है वो निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है और यहां से अगर हम कोई लाइन ड्रा करें जो टच करता हुआ जाएगा तो टेंजेंट हो जाएगा। और एक टेंजेंट देखिए ये भी हो गया यहां से। अब दोनों ही लाइन देखिए आपको कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। और अगर नहीं दिख रहे हैं तो उसका भी ट्रिक है मेरे पास।
क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, और ये रेडियस है ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा। ये थ्योरम भी है आपके सिलेबस में। ओके, तो ये 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 हो गया। तो इट मीन्स दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। तो 7 क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ। देखो अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर आ गया तो क्लास 10th के बच्चे ये समझ लें कि 9th की मैथमेटिक्स में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आता है, और 10th की मैथमेटिक्स जो ट्रायंगल चैप्टर है उसमें सिमिलरिटी आता है। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में दोनों में डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है कि वो दोनों फिगर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा देखिए हैंड है इस तरीके से, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, देखिए ओवरलैप कर गया। ओके, अगर आप जिस रूम में होंगे इस टाइम अगर उसमें स्विच बोर्ड अगर होगा तो आप 2 स्विच को अगर देखेंगे तो दोनों ही एक साइज के हैं, शेप के हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। ओके, लेकिन सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है, जैसे छोटा ताजमहल ले लो, बड़ा ताजमहल ले लो, दोनों का पिक्चर ले लो, या आप अपना एक फोटोग्राफ ले लो और उसको जूम करके देखो। तो जूम करके देखोगे तो वो जो फिगर बनेगा वो साइज उसका डिफरेंट रहेगा लेकिन शेप वही रहेगा, तो वो फिगर जो होते हैं उसको बोलते हैं सिमिलर फिगर। क्योंकि बच्चों को पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर फिगर, तो आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन को कितना इजी वे में करेंगे। आप सबसे पहले एक यहाँ ट्रायंगल बना दो, चलो इसका नाम दे दो भाई एबीसी, दे दिया हमने। चलो अब एक ट्रायंगल हम और बना देते हैं, चलो एक ट्रायंगल हम और बना देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं, क्या दिया हुआ है, डीईएफ दिया हुआ है, इसको डीईएफ कर दो फटाक से। ये सब काम रफ में करेंगे आप लोग। तो एंगल बी की वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, एंगल बी की बच्चों वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दे रखी हुई है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई दिया हुआ है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और एंगल एफ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एफ की वैल्यू दी हुई है सी की इक्वल। ओके, एंड ए बी 3 टाइम्स ऑफ डीई है। देखो फिगर में लग रहा है नहीं है 3, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये अगर x है तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया, 3x हो गया। देखिए अगर ट्रायंगल के 2 एंगल्स अगर इक्वल होते हैं, 2 ट्रायंगल्स के 2 एंगल, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो ट्रायंगल विल बी सिमिलर बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल का जो यहाँ पर साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड देखिए ये होगा, इसके अपोजिट साइड x है और इसके अपोजिट साइड 3x है, तो दीज आर करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई ये। तो करस्पॉन्डिंग साइड देखिए इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये सिर्फ सिमिलर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फिगर है वो सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या बनने वाला है, डी। तो आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है और ये नंबर सिस्टम का ही है, और छोटे बच्चों को पहले ही सिखा दिया जाता है कि अगर -1 का स्क्वायर करते हैं तो +1 आता है, -1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये -1 इंटू -1 2 टाइम्स करेंगे तो ये प्लस हो जाता है, सब बच्चों को पता है। इसका मतलब हो गया अगर -1 पर पावर कोई नंबर लिखा हुआ है n, और n की वैल्यू अगर इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है तो इवन का मतलब हो गया कि भाई ये पॉजिटिव आएगा। 2 नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पॉजिटिव आता है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पॉजिटिव आएगा, 6 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे फिर पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स इवन नंबर पर क्या होता है, ये पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर हम -1 पर पावर अगर 3 कर दें तो देखिए -1 और -1, तो -1 तो प्लस हो जाता है, लेकिन ये माइनस बचता है तो ये माइनस आ जाता है। क्लियर? तो इट मीन्स अगर यहां पर नेगेटिव पर पावर ऑड नंबर है तो वो नेगेटिव में आएगा, और इवन नंबर है तो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो आप यहाँ क्वेश्चन में अगर देखिए तो यहाँ -1 टू दी पावर 8 की वैल्यू तो 1 आ गई, चलो।
अब यहाँ प्रॉब्लम फंसता है -1 टू दी पावर n प्लस, और n यहाँ पर अगर इंटीजर है या कोई नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर है, तो अभी समझ लो इसकी सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या -1 और या तो +1। अब बताओ आप -1 में जब 1 को प्लस करोगे तब 0 आएगा, कि 1 में 1 प्लस करोगे तब 0 आएगा? तो -1 इसकी वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि -1 और +1 जब हम लोग करते हैं तो इसकी वैल्यू ही 0 आ सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि -1 टू दी पावर n की वैल्यू आनी चाहिए -1, और ये तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू ऑड नंबर होगी। तो n की वैल्यू ऑड नंबर किस में आएगा? ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है, एनी ऑड नंबर। अगर n कोई भी ऑड नंबर अगर होगा तो ही इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो ये क्वेश्चन फटाफट करने वाला है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जल्दी से आप कर लोगे, क्योंकि ये तो मैं सभी बच्चों को समझा रहा था, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया। जो बच्चों को आता है उनके लिए कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, अगर आप लोग मेरा पॉलिनोमियल चैप्टर का अगर वीडियो देखे होंगे, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में मैंने शॉर्ट भी बनाया है इसका, उसको चेक कर लें। हमने आपको बहुत अच्छे समझाया था कि अगर ये कोई सपोज कर लो पॉलिनोमियल का कर्व है और एक्स एक्सिस है, ये इसको 2 पॉइंट पर अगर कट कर दिया तो इसके 2 जीरोस पॉसिबल होते हैं। तो देखिए सेम फिगर ये बनाया हुआ है, यहाँ 2 पॉलिनोमियल दिया है और दूसरे पॉलिनोमियल को भी यहीं से गुजार दिया है। तो इसका मतलब दोनों के जो होंगे वो मिला करके 2 यहाँ पर डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो की अगर बात करेगा तो इसका आंसर देखिए सी आएगा। तो सी में आंसर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 का सी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2m स्क्वायर प्लस 3m देन इट्स सेकेंड टर्म इज इतना। देखिए अब इसको ये क्वेश्चन आ गया सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके कोर्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पर n टर्म का सम दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए n टर्म का अगर ये सम दे रखा है तो n टर्म का सम का मतलब हो गया Sn। चलो हमने Sn लिख दिया और Sn की वैल्यू लिखी हुई है। तो एग्जाम में आपको ये सब लिखना नहीं है, फटाफट मन में सोचेंगे आप। तो अगर हम यहाँ पर n की जगह 1 रख देते हैं तो मतलब 1 टर्म का सम हो गया। और 1 टर्म का सम का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को हमने a1 कहा है। तो यहाँ पर आप m की जगह 1 डाल दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये बचेगा 2 और प्लस 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो a1 की वैल्यू कितनी दिख रही है? 5 दिख रही है। चलिए अब हम s2 की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। s2 का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ 2 टर्म्स। तो सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या हो गया? a1 प्लस a2 हो गया। और वो भी 2 टर्म्स कौन से होंगे? जो फर्स्ट 2 टर्म्स होंगे। तो यहाँ 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 आएगा और प्लस 2 3 जा 6 आएगा। तो ये बच्चों कितना हो गया? 14 हो गया। तो आप देखिए a1 की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे 5 तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 माइनस 5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। तो 9 इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मॉड एंड मीन ऑफ ए डेटा आर 15x एंड 18x रेस्पेक्टिवली देन द मीडियन ऑफ द डेटा इज। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है वो कई सेट में आया है इस बार 2025 के कई सेटों में ये आया है। और आप ये जान लो कि मीन मीडियन मॉड इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित आने वाला है, आपके एग्जाम में भी आएगा। तो पहले तीनों में रिलेशन जान लो होता क्या है भाई। तो देखो रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले होता है मॉड। क्या होता है बच्चों? मॉड। मॉड इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन और -2 इंटू मीन होता है। तो ये फॉर्मूला जिस बच्चे को याद है वही बच्चा ये क्वेश्चन कर पाएगा, और नहीं तो वो इसको बस तुक्का मारने के अलावा कुछ कर नहीं सकता है। भाई एमसीक्यू क्वेश्चन में तो तुक्के का जमाना है। बच्चे करते क्या हैं? जो तैयारी नहीं किए रहते हैं वो बस तुक्का मारते हैं, इशारों में एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं भाई।
लेकिन अगर मान लो जो इशारा से आपको बता रहा है अगर उसने गलत बता दिया तो पूरी क्लास गलत कर देती है। तो उसके सहारे आप लोग मत रहिएगा, आप लोग दीपक सर की पाठशाला से जुड़े रहिए और मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाता रहूँगा। अब देखिए बहुत आसानी से आप यहाँ पर बच्चों मॉड की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 15x, गलत वैल्यू मत पुट कर दीजिएगा। और 3 इंटू मीडियन, तो मीडियन 5 फाइंड करना है तो भाई मीडियन को यम ही रहने दो, क्यों हम मीडियन लिखें। और यहाँ देखो मीन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18x दी हुई है, तो आप यहाँ 18x कर दो। अब ये देखो यहाँ से कितना आएगा, 36 और 15 कितना होता है, 51 होता है, तो 51x आ गया और इसमें 3 से डिवाइड कर दो तो ये m की वैल्यू आ जाएगी। और ये हो गया बच्चों कितना, 17x, तो 17x इसका आंसर आएगा और आंसर क्या करेक्ट होगा, इसका सी करेक्ट होगा। चलो बच्चों अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे थक तो नहीं गए हैं? बच्चे अगर थक जाते हैं तो थोड़ा सा भाई खेल दिया जाए। और मैथमेटिक्स में एक ऐसा चैप्टर आप लोग के कोर्स में रखा गया है जो थोड़ा खेलने वाला है, और खेलने वाला चैप्टर भैया कौन सा है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी भी एक खेल है, तो चलिए खेल खेलते हैं। और मैथ के बच्चे खेल किससे खेलते हैं, प्रॉब्लम से। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, देखो अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। देखिए आ गया ना, प्लेइंग कार्ड्स। तो दीपक सर ने क्या कहा, हमको खेलना है। तो बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैथ में जो आपको खेलने के लिए मजबूर कर देंगे। चलिए खेलते हैं भाई। तो यहाँ प्लेइंग कार्ड्स दिया हुआ है, तो प्लेइंग कार्ड समझ रहे हैं भाई, जो अड्डे पर बैठ करके खेलते हैं उसी को बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स, जो अपनी भाषा में आप समझते हैं ताश के पत्ते। तो ताश के पत्ते जो होते हैं वो पूरे जो गड्डी होती है, ठीक है, डेक ऑफ 52, तो इसमें 52 कार्ड्स होते हैं और आपको इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी भाई, फेस कार्ड की। तो आप लोगों ने अगर प्लेइंग कार्ड अगर देखा होगा, बहुत से बच्चे तो प्लेइंग कार्ड देखते ही नहीं है भाई, पढ़ने वाले बच्चे हैं। आजकल तो आप लोग मोबाइल पर देखते हो गेम ना, तो मोबाइल पर जब गेम चलाते हो तो ताश वाला गेम तो जानते नहीं हो। अब ताश वाला अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे भाई प्लेइंग कार्ड वाले। तो प्लेइंग कार्ड में अगर आप देखोगे कभी, अगर आपको देखना है तो गूगल भी कर लेना भाई, जिसके पास अगर प्लेइंग कार्ड नहीं है तो उसमें जो कार्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो पहले समझ लो। एक तो होता है एस, तो एस में ए बना रहता है, ठीक, और इसके बाद होता है 2, 3 एंड सो ऑन, और ये 10 तक कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें कोई भी डिजाइन नहीं बना होता है, इसमें कोई फिगर नहीं होता है, बस ए का एक सिंबल होता है जो उसमें वो जिसका रहेगा, वो अगर क्लब का होगा तो क्लब का सिंबल बना रहेगा, वो तो सारे कार्ड में बना रहता है। दूसरी चीज क्या होती है, जो यहाँ पर होता है जैक, क्वीन और किंग, ये 3 जो यहाँ पर कार्ड्स होते हैं, हर जैसे यहाँ पर हमने कहा डायमंड की बात की, तो डायमंड के ये पूरे देखो 10 कार्ड ये हो गए, 11, 12, 13, तो 13 कार्ड जो रहते हैं वो सेम सूट के होते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर ये रेड वाले होते हैं 13, और एक तो रेड का सिंबल जो रहता है वो इस तरह से रहता है, डायमंड का हो गया आपका, और एक आपका सिंबल जो रहता है वो इस तरीके का होता है, ठीक, ये आपका हो गया यहाँ से क्लब हो गया। तो ये भी 13 होते हैं, और ये दोनों ही जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। और फेस कार्ड हम सिर्फ जैक, क्वीन और किंग को कहते हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर 3 जो हो गया वो इस सिंबल का हो गया और 3 सिंबल का हो गया। तो टोटल कार्ड यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एक ही फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर निकालना है तो नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल और अपॉन नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लास 10th के बच्चों में सिर्फ इतना ही होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर आप उसमें से प्लेइंग कार्ड 52 है, उसमें से अगर 1 कार्ड को बाहर करते हैं तो उसके फेवर में सिर्फ एक ही इवेंट होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है
कि हमको फेस कार्ड निकालना है, वो भी रेड कलर का, तो उसके फेवर में कितने इवेंट हो गए, 6 इवेंट हो गए। अब पूरे कितने कार्ड्स हैं, आप कोई भी कार्ड अगर निकालोगे आंख बंद करके चाहे गड्डी में से निकालोगे तो 52 तरह से आप कार्ड निकाल सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे इसमें, 52 होंगे। तो 6/52 हो गया, इसको कैंसिल करोगे तो 3/26 होगा। जिन बच्चों को आता है फेस कार्ड तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो रेड कलर वाला पूछा है यहाँ पर, तो 6 होंगे, तो उसके फेवर में कितना आएगा, 6। अब पूरे कार्ड कितने होते हैं, 52, तो 3/26 इसका आंसर आएगा। और ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, और हमने आपसे पहले ही कहा था कि रेशनल इरेशनल नंबर से भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 और √5 के बीच में कोई रेशनल नंबर बताओ भाई। अब दोनों ही नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा, आपको यहाँ पर अब √3 और √5 का वैल्यू भी याद होना चाहिए। जिस बच्चे को इसकी वैल्यू याद नहीं होगी तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को करने में उसको प्रॉब्लम होएगी। देखिए पहले तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको रेशनल नंबर निकालना है, तो डेसिमल नंबर में जो रिपीट नहीं, ये देखिए नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है लेकिन रिपीटिंग नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर आपका इरेशनल नंबर कैटेगरी में आएगा। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और देखिए ये रिपीट हो रहा है, अब ये रिपीट हो रहा है तो ये रेशनल नंबर होगा। और पाई को याद कर लो, हमेशा ये इरेशनल नंबर होता है जब तक इसकी वैल्यू 22/7 नहीं दी हुई है। पाई की वैल्यू अगर 22/7 दी हुई है तभी आप कहोगे कि ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर सिर्फ पाई की वैल्यू पूछेगा, कहेगा पाई क्या होता है, तो हमेशा आप कहोगे कि ये इरेशनल नंबर होता है। और दूसरा देखिए यहाँ पर एक इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि टर्मिनेट है, ये रेशनल है, और एक दूसरा ये रेशनल है। अब दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन होगा। तो √3 की वैल्यू आप लोग हमेशा के लिए याद कर लो 1.732 होता है डेसिमल के 3 प्लेस तक, और √5 की वैल्यू याद कर लो 2.23 होती है। आगे का भी अपना देख लेना। तो इन दोनों के बीच में बताओ कौन सा नंबर लाई कर रहा है बच्चों, ये नंबर लाई कर रहा है कि ये नंबर। तो ये नंबर तो दोनों के बीच में है ही नहीं है, ये तो इस नंबर से ज़्यादा हो गया। और बचा 1.85 वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर क्या बनेगा, इसका डी बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 50 नंबर है, इफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 40 पाई स्क्वायर यूनिट्स एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री, द रेडियस ऑफ सर्कल। देखो एक अगर इसका रफ फिगर हम बनाते हैं बच्चों, ये हमारा सर्कल हो गया और ये सेक्टर होता है, इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा क्या है, सेक्टर है। और सेक्टर पर अगर ये एंगल बनता है हमारा थीटा डिग्री, तो इसका जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है वो बच्चों याद कर लो, ये होता है 1/r² थीटा। और थीटा यहाँ पर डिग्री में नहीं होता है, ये रेडियन में होता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एरिया की वैल्यू यहाँ दी हुई है कितनी बच्चों, ये 40 दी हुई है, और ये हो गया हाफ, और रेडियस आपको फाइंड करना है, r² हो गया। और ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 72 डिग्री। तो 72 डिग्री को जब आप चेंज करोगे रेडियन में तो आप यहाँ पर पाई/180 करोगे। ओके, ये याद कर लो कि 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई/180 रेडियन। ओके, ये चेंज करने का ट्रिक होता है, इसको याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ से यहाँ डिग्री नहीं होता है, यहाँ पर हमने रेडियन लगा दिया है, इसको सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करोगे बच्चों, ये एंगल दिया हुआ है 40 पाई दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पाई भी कर लो इनटू में, तो पाई देखो कैंसिल हो गया ये। अब 72 और ये 18 है, इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करोगे 36 2 जा हो जाएगा 72 और 36 5 जा जाएगा ये। और ये आपका कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r² की वैल्यू आ गई 200। और 200 का स्क्वायर रूट निकालोगे
तो 100 इंटू 10 आएगा तो 10√2, तो 10√2 इसका आंसर आएगा। और आंसर क्या बनेगा इसका बच्चों? डी बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज किया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला यहाँ पर देखिए ये यूज हुआ है और एक फॉर्मूला ये यूज हुआ है, दो फॉर्मूला यहाँ पर जिसको पता रहेगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी देखिए सर्कल चैप्टर से ही है और इसमें देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमको बहुत मजा आता है भाई, देखो, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, इसमें सारा काम फिगर में ही हो जाता है और खूब अच्छा सुंदर सा फिगर बना रहता है बुक पेपर में आपके। देखिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जो पूछा है पहले उसकी मार्किंग कर लो, APO भाई, तो जो बीच में आता है वही वाला एंगल हमको पता करना है। तो A से जाओ P की तरफ, तो APO, तो APO कौन सा एंगल बन रहा है भाई? ये एंगल बन रहा है, यही एंगल हमको निकालना है, इसको यक्स समझ लो। ठीक, अब थोड़ा सा आप यहाँ पर सर्कल की प्रॉपर्टी लगा दो। अब सर्कल की प्रॉपर्टी लगाओगे तो देखो पहले तो ये आपका हो गया 115 डिग्री है, ये कितना हो गया 115 डिग्री, और यहां से लीनियर पेयर से ये हो जाएगा 65 डिग्री, क्योंकि 65 और 115 को प्लस करोगे तो ये आएगा 180 डिग्री। और फिर देखिए वही थ्योरम यहां पर यूज हुआ है जो भी एक क्वेश्चन में और आ चुका था। ये जो एंगल बनेगा ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो याद कर लो भाई रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, और मतलब ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 में अब देखो ये एंगल 65 और ये एंगल 90 हो गया, तो ये राइट ट्रायंगल बन गया। तो राइट ट्रायंगल में ये दोनों एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इन दोनों का सम कितना आता है बच्चों? 90 डिग्री। तो 65 में क्या प्लस कर दोगे कि 90 आएगा भाई? तो ये हमारा 25 डिग्री प्लस कर दोगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो 25 इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर चलते हैं। 17 देखो आ गया भाई, पतंग वाली कहानी आ गई मेरी ट्रिग्नोमेट्री की। देखो मैंने आपको बहुत पहले समझाया था, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग ऊपर है, अब एक बाबू है, अब बाबू की पतंग तनी हुई है भाई। यहां पर चलो पतंग थोड़ा बना दे रहा हूं भाई समझने के लिए, आप लोग मत बनाइएगा एग्जाम में। ये पतंग हो गया बाबू का, और बाबू की ये क्या हो गई? डोरी हो गई। अब पतंग, अब बाबू ये ग्राउंड पर खड़ा हुआ है भाई, फील्ड में, या छत पे अपने खड़ा है या फील्ड से उड़ा रहा है बाबू। अब जो काइट की जो हाइट है वो कितनी दे रखी हुई है क्वेश्चन में? वो दे रखी है भाई 150 मीटर। ओके, तो अब पूछा है कि जो बाबू की जो डोर होगी, जो वो यहां पर स्ट्रिंग यूज करेगा, उसकी लेंथ कितनी होगी भाई? तो ये लेंथ पूछा है। तो ट्रिग्नोमेट्री का तो यही काम ही है भाई कि ट्रायंगल के साइड का रेशियो बस निकाल दे, और ये एंगल यहां पर जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो आप मेरा एक लॉजिक याद कर लेना, राइट ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेन्यूस का हाफ होता है। तो ये कितना हो गया भाई? ये इसका हाफ है, तो ये हो गया 300 मीटर। तो ये देखो कितना आसान तरीके से मैंने निकाल दिया। हमने यहाँ पर कोई भी यूज नहीं किया फॉर्मूले का। बहुत से बच्चे इसको ऐसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 150 अपॉन हाइपोटेन्यूस को यल कंसीडर करेंगे, और उनको याद होगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये हो गया 150 अपॉन यल, तो यल की वैल्यू हो गई 300 मीटर। तो आप सोचो इसमें कितना टाइम लगा और इसमें कितना टाइम लगा। किसी भी राइट ट्रायंगल में आप हमेशा के लिए याद कर लो, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। ओके, तो इस तरीके से ये अगर हाफ है तो ये 300 होना ही होना है इसको। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो आएगा वो बच्चों क्या आएगा? बी आ जाएगा 300 मीटर। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर कह रहा है पीस ऑफ वायर 20 cm लॉन्ग इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल। देखो फिर क्वेश्चन आ गया सर्कल का, तो जल्दी से सर्कल बना लो भाई। ये हमने सर्कल बना दिया।
अब एक वायर को बेंड कर दिया गया, बेंड करके वो आर्क के फॉर्म में इसको बना दिया गया। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 cm हो जाएगी। ये अपना रफ फिगर बना लो समझने के लिए। और इसका जो रेडियस दिया हुआ है आर का वैल्यू क्वेश्चन में वो 60/पाई दिया है। तो एंगल इक्वल टू फॉर्मूला होता है, याद कर लो, ये एंगल अगर है तो एंगल इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। ओके बच्चों, तो एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आर की वैल्यू हो गई कितनी, 20, और रेडियस की वैल्यू हो गई कितनी, 60/पाई। तो पाई यहाँ चला जाएगा और ये इससे डिवाइड करोगे 3 आएगा, और पाई/3, पाई को चेंज करोगे डिग्री में क्योंकि आंसर डिग्री में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब हो गया ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से हमने 18 MCQ पूरा सॉल्व कर दिया बच्चों। अब 2 क्वेश्चन और MCQ में रहता है, एक एजर्सन रीजन वाला भी चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों एक साथ में समझा रहा हूं। देखिए इसमें फिर से आ गया प्रोबेबिलिटी, मतलब सोचो कि प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चंस MCQ में ही आ गए। तो थोड़ा अलर्ट रहिए भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर पेपर में आपको मैथमेटिक्स में खेल के मैदान में जाना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20 इज 1। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अच्छे समझिएगा। इसमें कह रहा है कि हमारे पास 1 से लेकर के 1, 2, 3 एंड सो ऑन हमारे पास 20 नंबर्स हैं। अब उसमें से कह रहा है कि हमको 1 नंबर कोई यहां पर रैंडमली लेना है। यहां पर ध्यान देना, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 20 में से एक नंबर हमको निकालना है और रैंडमली। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिए। अगर ये कहता कि हम इसमें से एक नंबर निकालते हैं तो उस नंबर के 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है, पहले तो आप ये देखो कि टोटल यहाँ पर आउटकम्स कितने होंगे। तो टोटल आउटकम्स यहाँ एक एक करके अगर निकालोगे 20 में से, चाहे जो नंबर निकाल लो, तो पूरे नंबर कितने होंगे, इसमें 20 होंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस का मतलब हो गया जिसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या केसेस भी कहते हैं कुछ लोग इसको। तो ये तो हमारा 20 हो गया। अब हमें जिस नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बच्चों, उस नंबर के फेवर में कितने इवेंट हैं। अब इस क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर नंबर तो दिया ही नहीं है। तो पर्टिकुलर नंबर जब दिया ही नहीं है मतलब उसको एक नंबर निकालना ही निकालना है। तो इट मीन्स ये एक और नया चीज हो गया जिसको कहते हैं श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पूरे यहाँ पर जो एनी की वैल्यू आएगी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल की वैल्यू जो आएगी वो भी हो जाएगी 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो आएगा यहाँ पर वो 20/20 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इट मीन्स इसका एजर्सन जो है वो क्या है, ट्रू है। ये भाई समझ लो, अपना लिख लिया करो, ये ट्रू हो गया। अब फिर जो इसका रीजन दिया हुआ है यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 देन इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 दी हुई है, वही हम भी बात कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके ट्रू हो गए और ये इसका रीजन है। तो इट मीन्स इसका आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा। तो आप ए पर टिक करिएगा इसमें और दूसरे पर नहीं करिएगा, कोई कंफ्यूजन मत देखिएगा इसमें, यही इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ वी ज्वाइन 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट ए स्फीयर। भाई ये तो इतना अच्छा क्वेश्चन है। आधा लड्डू और आधा लड्डू एक ही साइज के, दोनों को मिला दो तो पूरा लड्डू बन जाएगा। तो पूरा लड्डू का मतलब क्या हो गया भाई, पूरा स्फीयर बन गया। ये देख लो, एक हाफ हो गया ये हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ स्फीयर। अब इसमें एक उसी बेस का एक और स्फीयर बना दो तो ये पूरा आपका बन गया, कंप्लीट स्फीयर बन गया। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो बच्चों क्या हो गया, ट्रू हो गया। और फिर कह रहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर।
तो आप एनसीईआरटी की बुक में आप पढ़े होंगे या जो भी बुक से पढ़ते होंगे आपके सिलेबस में है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो बच्चों होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हेमीस्फीयर का एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आप किसका पूछा है, स्फीयर का पूछा हुआ है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका ऑप्शन रहता है एजर्सन रीजन का, तो फर्स्ट ऑप्शन रहता है कि एजर्सन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, तो ए करेक्ट होता है। अगर दोनों ट्रू होते हैं और वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता है तो हम कहते हैं बी आएगा, और जब ए ट्रू होता है और ये आर फॉल्स होता है तो हम इसका ऑप्शन लिखते हैं सी। ओके बच्चों, और डी ऑप्शन भी एक रहता है, उसमें कहता है कि ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा आपका वो सी बनेगा। तो इस तरीके से हमने इस सेट का पेपर जो था वो 30/1/1 सेट ये था पेपर, और उस पेपर के हमने एमसीक्यू क्वेश्चन को करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक यूज़ किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए, वो हमारे किसी भी वीडियो को छोड़ेंगे नहीं। और आज ही आप लोग तुरंत क्या करिए कि एक काम आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी जाएगा जब आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे। ओके बच्चों, तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारी पाठशाला से जुड़ रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए आप लोग बच्चों। अगर आपको समझ लो कि बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स अगर पाना, देखिए नेक्स्ट जब मैं आऊँगा तो मैं आपको इसी पेपर का 21 से लेकर के और क्वेश्चन को करने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो तक आप लोग बने रहिए। तो मैं आप लोग को एक समझाता हूँ जो है चीज़ यहाँ पर मेन जो है, 80 में 80 अगर बच्चों को पाना है, 80 में 80 मार्क्स अगर मैथमेटिक्स में पाना है, चाहे वो स्टैंडर्ड के बच्चे हों चाहे वो बेसिक के बच्चे हों, तो आप समझ लो 80 में 80 उसी बच्चे का आता है एग्जाम में जिसका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन गलत नहीं होता है। जैसे अभी इस वाले पेपर में मैंने देखा कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि इसका गूगल भी आप करेंगे तो कई जो इसमें होते हैं चैनल वाले वो इसका आंसर जो है ए को यहाँ बताए हैं फॉल्स है। तो बच्चे भी गलती कर सकते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जब टीचर गलती कर दे रहे हैं तो बच्चे क्यों नहीं गलती करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो पेपर में जो बारीकियां हैं, कभी कभी क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसा बनता है कि बच्चे अच्छे बच्चे भी 2-4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो उनके एमसीक्यू गलत अगर हो गए, बाकी सारे सेक्शन के क्वेश्चन आपके सही हैं, लेकिन फिर भी आप 80 में 80 नहीं पाओगे। तो 80 में 80 बच्चों अगर पाना है तो आप मेरी पाठशाला से जुड़े रहिए, बने रहिए, और लगातार मेरे चैनल पे जाइए और देखते रहिए कि मैं शॉर्ट ट्रिक भी कर रहा हूं और मैं ये कंप्लीट वीडियो भी कर रहा हूं, और मैं प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर है वो सब मैं सॉल्व करता रहूंगा इसी तरीके से। बस आप बने रहिए बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।